हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज करियर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो ऑलरेडी बहुत सारे 12th क्लास के टॉपिक्स बायो के ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ एक और जेनेटिक्स का चैप्टर जो आपको पीछे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगर मैं जेनेटिक्स यूनिट की बात करूँ तो नीट में जेनेटिक्स का 12 to 18% वेटेज होता है। दैट मीन्स 8 to 10 क्वेश्चन जेनेटिक्स यूनिट से आते हैं। नाउ दिस जेनेटिक यूनिट्स कंटेन 3 चैप्टर्स। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन जो आपको पीछे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, दूसरा इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जिसकी वीडियो ऑलरेडी सारी पार्ट्स में अपलोडेड है, एंड थर्ड वन इज एवोल्यूशन। तो ये तीनों चैप्टर मिलके बनाते हैं एक यूनिट, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वर्ड से समझ में आ रहा होगा किसके रेफरेंस में आप ये चैप्टर्स को पढ़ते हो, दैट इज जीन्स एंड डीएनए के रेफरेंस में। ठीक, इस चैप्टर को अगर मैं थोड़ा सा आपको बैक क्लास में लेके चलूँ, 10th क्लास में चैप्टर आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी 10th क्लास के हिसाब से काफ़ी न्यू चैप्टर होता है जिसमें आपको काफ़ी नए नए वर्ड्स का इंट्रोडक्शन होता है। हेरिडिटी में सबसे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, मेंडल के बारे में, और मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने स्टडी करा था पी प्लांट पे, एंड पी प्लांट पे स्टडी करने के बाद उनको काफ़ी कंसेप्ट्स क्लैरिटी हुई थी जीन्स के बारे में, वेरिएशन के बारे में, म्यूटेशन के बारे में, एंड वो सारे कंसेप्ट्स हम लोग एक कंसाइज मैनर में पढ़ते हैं। थोड़ा सा 10th क्लास में इंट्रोडक्शन और 12th क्लास में डिटेल में। ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, ये कीवर्ड्स। जब तक ये चैप्टर चलेगा ये कीवर्ड्स यहाँ पे बार बार रिपीट होंगे, तो इट्स बेटर कि चैप्टर की स्टार्टिंग में ये कीवर्ड्स की कंसेप्ट क्लैरिटी कर ले। पहले सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है जीन, ठीक, लेकिन जीन से पहले बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए की फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए को कहा जाता है जेनेटिक मटीरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। डीएनए बना किससे है? जीन से और प्रोटीन से। एंड नाउ व्हाट इज दिस जीन्स? एक्चुअली दीज जीन्स आर नाइट्रोजनस बेसिस विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन? योर पेरेंटल जनरेशन इज योर प्रीवियस जनरेशन एंड यू आर द नेक्स्ट जनरेशन। तो हमें अपने पेरेंटल जनरेशन से एक्चुअली मिलता क्या है? तो जीन्स मिलते हैं, एंड वो जीन्स हमारे बारे में डिसाइड करते हैं दैट व्हाट विल बी आवर मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट वर्ड आपको दिख रहा होगा इसमें, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द प्रोसीजर ऑफ कैरी फॉरवर्ड द जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इनहेरिटेंस एक प्रोसीजर का नाम होता है, दैट मीन्स किस प्रोसेस से और किस प्रोसीजर से जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द होल फिनोमिना, ये जीन्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, वेरिएशन आना, डीएनए का रेप्लिकेशन होना, इस पूरे होल फिनोमिना को वन वर्ड में हेरिडिटी बोला जाता है। एंड द लास्ट वर्ड इज वेरिएशन। वेरिएशन को अगर मैं नॉर्मल लेम लैंग्वेज में समझाऊँ, नॉट फ्रॉम बायो पॉइंट ऑफ व्यू, लेम लैंग्वेज में वेरिएशन मतलब होता है बदलाव। ठीक, कैसा बदलाव? वो बदलाव, वो चेंज, वो हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकता है और हमारे लिए वो डिजास्टर भी हो सकता है। If this variation is helpful to us, then it will increase our survival rate. If this variation is disaster for us, then it will lead eventually to cell death. Now, हर टाइम के बाद, हर कुछ जनरेशन्स के बाद कुछ कुछ ऐसे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं जिससे हमें लगता है कि ये वाला पर्टिकुलर जीन तो हमारी पर्टिकुलर फैमिली में रन नहीं करता ना। इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी एक फैमिली को उठा करके पूरे उनके जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा हर 2 से 3 जनरेशन के बाद कुछ ऐसे वेरिएशंस आते हैं जिससे वो पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग का सर्वाइवल रेट इंक्रीज होता है। दैट मीन्स वेरिएशन हेल्प अस टू इंक्रीज आवर सर्वाइवल रेट। वेरिएशंस आती किस लिए हैं? म्यूटेशंस की वजह से। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन? मॉलिक्यूलर बेसिस का ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, उसमें मैं बहुत बेसिक्स में बता चुकी हूँ। नाइट्रोजनस बेस क्या है? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनको एटीजीसी भी बोल सकते हो। सपोज करो फादर के डीएनए पे एटीजीसी का कुछ और सीक्वेंस है, एंड देन व्हेन इट बिकम्स जायगोट वो एटीजीसी का सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दैट चेंज इज कॉल्ड एज वेरिएशन। तो कमिंग जनरेशन में दैट चेंज विल इंक्रीज द सर्वाइवल रेट। ये थे कुछ कीवर्ड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर शुरू करने से पहले जाते हैं सब टॉपिक पर। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले बायो में आप एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे देखोगे, येलो बॉक्स में वो सब टॉपिक्स लिखते हैं। उस सब टॉपिक्स को बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हमें पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। वो सब टॉपिक्स आपको क्या बताते हैं कि आप इस चैप्टर में इवेंचुअली पढ़ने क्या वाले हो।
जब आप सब टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो इंटरेस्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, कि एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। तो अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो 10th क्लास में हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने पी प्लांट पे काम करा, उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया एंड सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया। ये 3 टॉपिक 10th क्लास में ऑलरेडी है। अब 12th में आप क्या पढ़ोगे? सबसे पहले लिखा होगा इनहेरिटेंस इन वन जीन। मेंडल ने पी प्लांट को चूज करा। सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, पी प्लांट को ही क्यों चूज करा? इसके अलावा और भी प्लांट्स हैं। सबसे पहले तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम इज पाइसम सटाइवम। ठीक, पी प्लांट में जो कैरेक्टर्स मेंडल को देखने को मिले वो बहुत बेसिक कैरेक्टर्स थे और कम कैरेक्टर्स थे। जिस ऑफस्प्रिंग में, जिस भी स्पीशीज में कैरेक्टर कम होते हैं, पढ़ना बहुत आसान हो जाता है उस चीज़ को। मेंडल ने ऑब्जर्व करा कि पी प्लांट में टोटल 7 कैरेक्टर्स है। कितने? टोटल 7 कैरेक्टर्स। क्या होते हैं कैरेक्टर्स? वो चीज़ होती है जो आपको फिजिकली दिखती है। किसी भी प्लांट में फिजिकली आपको क्या दिखेगा? उसके लीफ का कलर दिखेगा, उसका हाइट दिखेगा, फ्लावर का कलर दिखेगा, फ्लावर की पोजीशन दिखेगी, अगर फ्रूट्स है तो फ्रूट्स के बारे में भी दिखेंगे। ठीक, तो अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं और उसको सीक्वेंस वाइज काउंट कराएं तो सबसे पहले उनको देखिए स्टेम की हाइट। ठीक, स्टेम की हाइट के बाद दिखा उनको फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर पोजीशन के बाद दिखा फ्लावर का कलर, उसके बाद दिखा सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप एंड पॉड कलर। टोटल 7 कैरेक्टर्स। ठीक, इसके बाद उनको समझ में आया, या हमें भी दिखता है कि हाइट 2 ही होती है, या तो टॉल होता है नहीं तो ड्रॉप होता है, एंड ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट भी होता है। ऐसा नहीं है कि सीधा 6 फुट और उसके बाद सीधा 4, 6 और 4 के बीच में भी हाइट है। इस चीज़ को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा? उन्होंने कहा कैरेक्टर है स्टेम हाइट, एंड ही एक्सप्लेन हाइट का मतलब प्लांट विल बी टॉल और ड्रॉप। इसको इन्होंने बोला ये है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। इसको क्या बोला गया? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब हर कैरेक्टर का अपना अपना कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होता है। दैट मीन्स या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, बीच का कुछ नहीं होगा, लेकिन बीच में इंटरमीडिएट होता है। बट जिस टाइम मेंडल स्टडी कर रहे थे, ही टुक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, या तो एक्सट्रीम पे नहीं तो डाउन। तो हाइट में क्या देखने को मिला उनको? टॉल और ड्रॉफ। और टॉल को उन्होंने बोला दिस इज डोमिनेंट एंड ड्रॉफ को बोला गया रिसेसिव। दूसरा इज फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन को उन्होंने ऑब्जर्व करा, या तो फ्लावर बिल्कुल टॉप पे होगा नहीं तो नीचे होगा। तीसरा इज फ्लावर कलर, या तो वायलेट होगा नहीं तो वाइट होगा। सीड शेप, राउंड और रिंकल। सीड कलर, इट इज ग्रीन और येलो। पॉड शेप, राउंड, रिंकल और पॉड कलर इज येलो ग्रीन। तो ये सारी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स देखने को मिले। तो अगर एमसीक्यू आता है कि कैरेक्टर्स कितने हैं? 7 है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कितने हैं? 14 है। तो ये आपको एनसीईआरटी में एक टेबल दिख जाएगी, जो टेबल आपको पढ़नी है। ठीक, तो कैरेक्टर समझ में आ गया, ट्रेट समझ में आ गया, वर्ड समझ में आ गए। अब चैप्टर शुरू करते हैं। इनहेरिटेंस इन वन जीन। टोटल 7 कैरेक्टर्स में मेंडल ने काम करा टोटल 7 ईयर्स तक, और उन 7 ईयर्स का मतलब है 7 कैरेक्टर्स पे उन्होंने काम किया। और सबसे पहले शुरुआत करी उन्होंने एक बार में एक कैरेक्टर स्टडी की, जिसको बोला गया इनहेरिटेंस इन वन जीन। ठीक, वन जीन का मतलब, जैसे मान लो सबसे पहले मैंने बोला था स्टेम की हाइट, तो एक बार में उन्होंने एक कैरेक्टर पे काम किया। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, फिर उन्होंने कोशिश करा कि अब हम एक बार में 2 कैरेक्टर्स पे काम करेंगे। एंड यस, ही ऑल्सो जम्प टू ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ऑल्सो, मतलब एक बार में 3 कैरेक्टर्स। तो धीरे धीरे ऐसे करके उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करे और हर एक्सपेरिमेंट्स का अपना डिफरेंट रिजल्ट था। मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हो। 12th में नया क्या पढ़ना है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, सेक्स डिटर्मिनेशन, पेडिग्री एनालिसिस, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। 3rd से लेकर के 9th तक 12th क्लास का न्यू टॉपिक है। 1st and 2nd ऑलरेडी पढ़ चुके हो। So this video was about introduction of this chapter. Next video से we will start with inheritance in one gene. Thank you.